हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 3 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस यूनिट में हमारा बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई कि 1970s तक के हमने ऑलरेडी एक इवोल्यूशन का जो प्रोसेस था वो समझ चुके थे हम। जैसे कि हमने सबसे पहला जो प्रोसेस पढ़ा था वो था इवोल्यूशन का, जब वुड्रो विल्सन का आर्टिकल आता है और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक डायकोटॉमी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटॉमी क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही करके 5 इवोल्यूशन पीरियड आते हैं और उसके बाद फाइनल लास्ट जो इवोल्यूशन पीरियड होता है वो 1970s ऑनवर्ड्स होता है, जिसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रोथ होता है। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इसके पहले क्या किया जा रहा था, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मैनेजमेंट और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टडी किया जा रहा था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा माना गया कि पॉलिटिकल साइंस से और मैनेजमेंट से, दोनों से आप हटाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का ग्रोथ होता है ये हमें 1970s ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या रीजंस थे कि 1970s ऑनवर्ड्स ये अलग तरीके से ग्रो होने लग गया? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे और वर्ल्ड गवर्नमेंट और वर्ल्ड में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और इसी में आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं समझना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको अभी के जो पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी है कि जब जो भी चेंजेस वर्ल्ड में होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लेजिटिमेट रीजंस होते हैं। और 1970s ऑनवर्ड्स वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, और बहुत सारे चेंजेस जो आ रहे थे उसके पीछे भी रीज़न थे कि क्यों ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स उभर कर आता है, ठीक है, आपको देखने को मिलता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से ओपन अप करने के लिए इकोनॉमीज़ को फोर्स किया गया, स्पेशली ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। तो ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे, ये सब अभी हमें समझना है। जैसे 1978 में चाइना ने जो है अपनी ओपन अप की इकोनॉमी, 1988 में पाकिस्तान ने और 1990s में इंडिया ने ओपन अप की। तो बेसिक आइडिया इज़ दैट कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि क्यों वो इकोनॉमी जो है ओपन अप हो रही है और क्यों उसे फोर्स किया जा रहा है ओपन अप करने के लिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और ये कारण जो है हमें इस चैप्टर में समझना है। ऐसे क्या सिचुएशन बन रही थी वर्ल्ड में कि आपको जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए फोर्स करना पड़ा। पहले तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बहुत सारे लोन्स दिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और उन्हें जो है रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, और बहुत टाइम तक के 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक के विदाउट इंटरेस्ट उनको लोन दिए। लेकिन जब वो लोग लोन नहीं चुका पा रहे थे तो उन्हें कहा गया कि आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को अपनाना होगा। ये स्ट्रक्चरल और एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। साथ साथ इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं जो इस चैप्टर में नहीं दी गई है। वो 3 चीज़ें जो है वो है एक फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1968 में, एक सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और जो कि 1988 में हुई थी, और एक थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। ये तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्या थी, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है और इसका नाम मिनोब्रुक क्यों है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका नाम मिनोब्रुक इसलिए है क्योंकि ये जिस प्लेस पे हुई थी उसका नाम जो है मिनोब्रुक है, इसलिए वहाँ से उसका नाम डेराइव्ड है। अब ये तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस अपने आप में 20 ईयर्स के गैप में होती है अगर आप नोटिस करें तो पहली कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया 1968 में हुई थी, दूसरी 1988 में, और तीसरी रिसेंटली हुई थी, मतलब इतनी भी रिसेंटली नहीं कह सकते बट हाँ 2008 के अंदर आपको देखने को मिलती है। हर एक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का एक अलग एजेंडा होता है, एजेंडे के साथ ही मिलती है और यहाँ पर डिस्कस करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम देखेंगे कि हर एक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा क्या था और उसके बाद हम उसको कंपेयर करने वाले हैं। इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड ओपन अप रखना होगा और बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स को उस टाइम पे एनालाइज करना होगा। आपको उस टाइम की दुनिया में जाना होगा क्योंकि आपने अभी तक के कोल्ड वार पढ़ा होगा। आपको पता है कि 1970s ऑनवर्ड्स बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। रशिया जैसी इकोनॉमी जो कि
यानी जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, उस टाइम पे डोमिनेट कर रही थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है कि यूएसएसआर डिक्लाइन होती है और सोशलिस्ट से लोग कैपिटलिस्ट की तरफ मूव करने की बात कर रहे थे। और सोशलिस्ट की तरफ से कैपिटल की तरफ मूव करने की बात कर रहे थे, मतलब वेलफेयर स्टेट को रिजेक्ट करके नियो लिबरलिस्ट का ग्रोथ उस टाइम पे हो रहा था। अब ये नियो लिबरलिस्ट क्या होते हैं? नियो लिबरलिस्ट ऐसे लिबरल्स थे जो वापस लिबरलिज्म को रिवाइव करना चाहते थे। ये आपने सेमेस्टर 1 में आई होप पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो आप उसके कंटेक्स्ट में उसे समझिए, तब जाके आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना, ये अपने आप में ये जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक तो पहले तो वर्ल्ड की जो बहुत सारी कंट्रीज़ है वो आज़ाद हो चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आज़ाद हो चुकी है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं। ठीक है, नियो लिबरलिज्म का इस टाइम पे ग्रोथ हो रहा है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करके इकोनॉमीज को फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन करें। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही है इस टाइम पे वर्ल्ड में, और ये सारी चीज़ें जो है हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक की समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए 130 साल, करीबन 130 साल आप कह सकते हैं, क्योंकि जब पहली बार 1887 के अंदर वुडरो विल्सन का जो आर्टिकल पब्लिश होता है, तब से माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत हुई। थ्योरेटिकल सेंस में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, थ्योरेटिकल सेंस में बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में कि 1200, 1500, 2000, 3000 सालों से आप देखेंगे कि ग्रीस के टाइम पे देख लीजिए या फिर चाइना के टाइम पे देख लीजिए, ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इसके बारे में हमने कभी सब्जेक्ट बनाने का नहीं सोचा अंटिल रिसेंटली। अब रिसेंट टाइम्स में क्या होता है, ये देखने को हमें मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब से इसका इंट्रोडक्शन हुआ 1887 में, तब से लेके आज तक के इसमें चेंजेस आ ही रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का बहुत सारे व्यूज़ है, इस पर बहुत सारे वर्क है, और इसके अंदर बहुत सारे चेंज आए, जैसे थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज तब आया जब आपको देखने को मिलता है लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और रिसेंट टाइम्स में आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, या फिर आप आईसीटी कहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आप देखिए कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मॉडर्न टाइम्स में। अभी आज के टाइम पे आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, मैं आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम बताती हूँ। बिफोर ग्लोबलाइजेशन क्या होता था आपको देखने को मिलता है, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखिए, हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत हद तक स्टेट कंट्रोल थी। आपको पता है कि जो एक ब्रेड बनाने की जो कंपनी है, वो भी जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ओन करके रखती थी। इसके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही कम चीज़ें प्राइवेटाइज करी थी। बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के अंदर रहती थी। रेलवेज तो छोड़ ही दीजिए, वो भी अभी भी तो है ही। बाकी आप देखेंगे कम्युनिकेशन, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखेंगे एयरटेल, जियो, ये सारे जो है और बहुत टाइम से चल रहे हैं। एक टाइम पे कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है इसको कम्प्लीटली ओन करके रखा था। ठीक है, तो वैसे ही आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है अपने पूरी तरीके से जो है आप बोल सकते हैं कि स्टेट रन इकोनॉमी चला रही थी एक टाइम पे। तो ग्लोबलाइजेशन के पहले क्या हो रहा था कि ग्लोबलाइजेशन के पहले जो गवर्नमेंट थी उसका कंप्लीट रोल हुआ करता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्फेयर में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन समझ लीजिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये दो सर्कल्स है, ये दोनों का रियाम बिल्कुल अलग हुआ करता था, बिल्कुल अलग है। ठीक है, दोनों का रियाम में कोई भी तरीके का कनेक्शन नहीं देखने को मिलता था। लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो उभर कर आता है। वो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि आपको देखने को मिलता है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ, अभी आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत सारा टेंडर जो है अपना प्राइवेट कंपनीज़ को देती है। कभी-कभी तो गवर्नमेंट जो है अपनी चीज़ों को आउटसोर्स भी कर देती है प्राइवेट कंपनीज़ को, रोड्स बनाने के लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट को पब्लिक गुड प्रोवाइड करने के लिए, या फिर कोई भी तरीके का आप देखेंगे कि पब्लिक गुड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीज़ों को टेंडर कर रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है अब तो एक कोशिश जो की गई कि रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेटाइज़ किया जा सके। ठीक है, तो रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ करने की भी कोशिश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि एलपीजी का जब ग्रोथ होता है, तो एलपीजी के ग्रोथ होने के कारण जो भी चीज़ें गवर्नमेंट की थी, वो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपनी चीज़ों को बेच देती है टू दी
प्राइवेट ओनर्स जो उसको खरीद सकें। ठीक है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, ये डिबेटेड इशू है, हम उसके फ़ायदे नुकसान पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि एलपीजी के आने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज हमको देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे एलपीजी निकल कर आने लग गया और नई नई टेक्नोलॉजीज उभर कर आने लग गई, तो वेस्टर्न सोसाइटी ने सोचा कि हमें कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट के अंदर, तो हमें कुछ नई तरीके की पॉलिसीज अपनाना होगा जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए उन्होंने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे हम कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अलग है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, न्यू पब्लिक सर्विसेज अलग है। एक एक करके समझेंगे, डिटेल में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट से आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज मोर टूवर्ड्स मैनेजमेंट फील्ड। ये मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन से। ये मैथमेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, रैशनैलिटी से ज़्यादा रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक मॉडल से ज़्यादा रिलेटेड है, ये प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा रिलेटेड है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के साथ साथ इंट्रोड्यूस की जाती है यूके एंड यूएसए के अंदर। अब इसका क्या मकसद होता है, ये बेसिकली ये कोशिश करती है कि जिससे हम जो है, जो गवर्नमेंट हमारी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर भी, तो वहाँ की गवर्नमेंट को हम और ज़्यादा किस तरीके से इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकें। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से इसने इम्पैक्ट किया। अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि स्टेट का ही एक आर्म होता है। पहले के लोग तो कहते थे, जो ट्रेडिशनल मेथड होती थी वो कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन बाद में जाकर जो है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अक्सर आप अगर पढ़ाई करते हैं आपको बताया जाता होगा कि लेजिस्लेचर ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जुडिशरी ब्रांच है। तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अक्सर हम किससे रिलेटेड करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को रिलेटेड करते हैं, किससे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की डाइकोटॉमी वैलिड नहीं है, वो सब मैटर ऑफ डिस्कशन है। बट कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी ओपन करने की फैसला लिया और गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अब हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करना है, तब देखिए आईएफएस का जो है ग्रोथ हुआ। इंडियन फॉरेन सर्विस, आप देखेंगे कि इंडियन फॉरेन सर्विस डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, बाहर जाकर आपको जो है एम्बेसडर्स भेजते हो, आप जाकर डील करते हो, दूसरी कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके रखते हो, ये सब चीज़ें जो है ये एक एक करके जो है होने लग गई। तो आपको देखने को मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो 1992 में वर्ल्ड बैंक जो है एक गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट करके एक रिपोर्ट सबमिट करती है, और इसका उसमें बताती है कि गुड गवर्नेंस क्या है। देखिए, एक बहुत फेमस नारा जो है चलता था उस टाइम पे, आज भी चलता है, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन्स, मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब आपको आपको गवर्न तो किया जाए, लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि आपको पे कोई अथॉरिटी, कोई रूल है। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई रूल कर रहा है, आप पे कोई अथॉरिटी चला रहा है, वैसा नहीं, आपके ऊपर गवर्नेंस हो लेकिन आपको गवर्न नहीं किया जाए। ठीक है, ये इसका मतलब है। और इसी के साथ गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसमें उन्होंने बताया कि गुड गवर्नेंस क्या है। गुड गवर्नेंस एक ऐसी गवर्नेंस है जो अप्रोचेबल है, जिसको आप अप्रोच कर सके, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी जिम्मेदारी उठाए, जो क्लियर है, इम्पार्शल है, इंक्लूसिव है, जो लॉ और कानून जो बना के रखे हुए हैं उसको फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि आप बस बोल दिया है कि बना के रखे और जो रियलिटी में हो रहा है वो बहुत अलग है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बहुत डायनामिक है, लेकिन इसका इन जनरल ये मीनिंग है कि जो बेसिकली कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी इस टाइम पर इमर्ज होकर आ रहा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आ रहे थे। मैंने आपको बताया गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा आगे। तो जब गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया तो इससे आपको देखने को मिलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एस्पेक्ट को जो है मिलाने की कोशिश की गई, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ओपन हो सके, ट्रांसपेरेंट बन सके। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो चुकी हो। और अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये हम समझेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, आपको ये पता है कि उस टाइम पे जब 1950 से लेकर मतलब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर 1990s तक के कोल्ड वार एरा का टाइम था, और इसमें ये कंटेस्ट किया जा रहा था कि क्या वेलफेयर स्टेट जो कि यूएसएसआर
में है वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर यूएस में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और जो हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट का डिबेट चल रहा था उस टाइम पे। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है वो तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर बता दे रही हूँ। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर जो स्टेट है वो अपने कंट्री के लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़ जो है खुद करना चाहता है, सारी स्कीम्स निकालता है और पब्लिक ओन्ड होता है। इट मीन्स दैट कि वहाँ पर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हटने लग गया, और आपको देखने को मिलता है यूएसएसआर जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी थी वो फेल होने लग जाती है और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। 1980s के अंदर आपको पता है मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन होने के साथ साथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी साथ में आता है। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। 1970s के अंदर क्या होता है, 1970s के अंदर जो है ऑयल क्राइसिस इमर्ज होकर आते हैं वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस के अंदर। उनको ऑयल की कमी पड़ने लगती है, इस वजह से वो क्या करते हैं, जो ऑयल रिच कंट्रीज होती है उस पर अटैक करने लग जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर उसमें आपको देखने को मिलता है कि वॉर, उसके बाद आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान के साथ वॉर, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज के साथ वॉर। ये सब अटैक करती है वेस्टर्न कंट्रीज ताकि उनके उनके जो है ऑयल रिसोर्सेज को वो छीन सकें। ये सब पॉलिटिक्स का खेल है, और ये पॉलिटिक्स जो है वो किस पे बेस्ड है, सब जो है बेस्ड है इकोनॉमिक्स पे। अब बात करते हैं कि क्योंकि उनको ऑयल चाहिए था इसलिए वो अटैक करती है, और वो कंट्रीज़ को जो है बोलती है कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करिए। लेकिन उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि वो कंट्री पे वो कंट्रीज़ क्यों ओपन अप करेगी अपनी इकोनॉमी, राइट? अपनी इकोनॉमी ओपन अप करने के लिए उनको कुछ रीज़न तो चाहिए। तो उनको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के द्वारा कि आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए और आपको जो है बहुत सारा फंडिंग मिलेगा। आपने जो लोन चुकाया है आप उसको आराम से जो है पे बैक कर पाएँगे। इस तरीके के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। इंडिया भी इसी में फँस कर जो है बाद में जाकर अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करता है। तो बेसिकली ये जो है चाल है, एक तरीके से चाल है, ट्रैप है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। क्योंकि आप देखेंगे, अगर एनालाइज़ करेंगे, जो ग्लोबलाइज़ेशन का जो बेनिफिट है सबसे ज़्यादा वो कौन उठा रहा है वर्ल्ड लेवल पे। आज भी हम कहते हैं न्यू कॉलोनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें कॉलोनाइज़ेशन तो हमारा ख़त्म हो गया पॉलिटिकल वे में, लेकिन अभी भी हम इकोनॉमिकली कॉलोनाइज़्ड हैं। क्यों कॉलोनाइज़्ड है? क्योंकि हमारा फ़ायदा जो है उठाया जा रहा है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। आज भी हमारे जो पुअर पीपल है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, जो टॉयज़ है, आप देखिए चाइना के टॉयज़ इंडिया में आए और पूरे इंडिया का जो हैंडमेड टॉयज़ का जो पूरा मार्केट था वो पूरा जो है बर्बाद हो गया। इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। और आप देखेंगे कि इंडिया में जो है स्मॉल स्केल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमें नुकसान हो रहा है उनके आने से, ना कि फ़ायदा। तो ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस कंट्रीज़ ने उठाया है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, और वो कंट्रीज़ ने जो है फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा वो लोग डेवलप हो गई, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो पुअर होते चले गई। ये भी एक तरीके की चाल थी जिसकी वजह से आप जो है आप कंट्री से तो चले गए छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद आप कंट्री पे जो है रूल कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे क्या करना शुरू किया वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए बताया कि वेस्टर्न कैपिटल सिस्टम बहुत अच्छा है, और उसी के साथ-साथ कुछ आइडियोलॉजीज़ का ग्रोथ होने लग गया, जैसे कि मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, जो इस टाइम पे न्यू लिबरल्स इमर्ज होकर आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं, आपको मार्केट को जो है फिर से जो है स्टेट से हटाना है। ठीक है, स्टेट से हटाना है, इट मीन्स दैट कि स्टेट को जो है इंटरफेरेंस आपको इसमें से हटा देना है, और जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो हटा देना है। और इसी टाइम पे आपको देखने को मिलता है एंटी वेलफेयर स्टेट जो है कॉन्सेप्ट शुरू होने लग गया, और प्रो मार्केट कॉन्सेप्ट शुरू होने लग गया कि मार्केट को आप जो है दे दीजिए, मार्केट को है हर चीज़ करने दीजिए, और प्राइवेट गुड मतलब हर इंसान खुद का प्राइवेट काम करें वो अच्छा है, और पब्लिक बैड मतलब पब्लिक में अगर आप पब्लिक में हम चीज़ें कंट्रोल करते हैं तो वो ख़राब है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल कर आने लग गया इस टाइम पर आपको देखने को मिलता है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट की एक ऐसा ब्रांच जो एडवांटेज पहुंचाती है, वेलफेयर करती है, उससे हटाकर मैनेजमेंट की तरफ जोड़ा जा रहा था। तो मैनेजमेंट की तरफ जोड़ने से जो है क्या फ़ायदा है? मैनेजमेंट से जोड़ने से ये फ़ायदा है कि डेवलप कंट्रीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है फ़ायदा है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था कि हमेशा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आपसे जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके हित में है? जनता के हित में होता है। लेकिन अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जा रहा था कि नहीं, आपको पब्लिक के हित में काम नहीं करना है, आपको मैनेजमेंट के हित में काम करना है। तो इसलिए ये जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलता है कि एक शिफ्ट जो है, मेजर शिफ्ट देखने को आपको मिलता है पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर।
और वो ये भी कहता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता था जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, ये ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है क्योंकि ये दोनों साथ में ही मिलकर काम करेंगे। इस तरीके का जो है मॉडर्न आइडिया जो है इमर्ज होकर आया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के साथ। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर है कि जो बाउंड्री थी पहले मैंने आपको बताया, एक बाउंड्री थी, क्लियर कट बाउंड्री थी बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन एलपीजी जब रिफॉर्म्स आए तो ऐसा लगने लग गया कि इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूम पे है। एक ही कंटिन्यूम पे होती है ना कोई चीज़ है, उसे हम कहते हैं कि कंटिन्यूम पे है, मतलब दोनों चीज़ें आपस में जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो इसी के साथ एक नया तरीके का न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का ग्रोथ होने लग गया। और इसमें बताया जा रहा था कि अब आपको ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिसके अंदर मार्केट बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आप गवर्नमेंट का मतलब लोगों का फ़ायदा नहीं देखेंगे, आप जो है गवर्नमेंट मतलब आप ये नहीं देखेंगे कि लोगों के हित में जो है सामान पहुंचाना है, आप ये देखेंगे कि फ़ायदा किस तरीके से आपको पहुंचता है। जैसे कि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है, ठीक है, पुअर के लिए, एजुकेशन के लिए, विमेन के लिए, हेल्थ के लिए, ये सब गवर्नमेंट नुकसान करती है। गवर्नमेंट जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाती है दे रन इन लॉसेस, ठीक है, वो लॉसेस में चलाती है। द रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वो गवर्नमेंट जो है हित के लिए चला रही है, लोगों के वेलफेयर स्टेट के लिए चला रही है। लेकिन ये सब चीज़ों के खिलाफ वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को आपको जो है चैलेंज करना है कि क्यों गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है। और पब्लिक चॉइस जो है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर इमर्ज होकर आता है कि गवर्नमेंट को जो है कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की मार्केट में, और मार्केट जैसा चल रहा है वैसे ही जो है इसे चलने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के जो अंदर जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसके साइलेंट फीचर्स को हम पढ़ेंगे और इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इसका इवोल्यूशन मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रेगन की पॉलिसी से होता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसका धीरे धीरे मतलब किसके साइलेंट फीचर्स क्या है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमें दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है जैसे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू टेररिज्म, पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ये सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर शायद आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके लिए सही में न्यू है, ठीक है, न्यू है इन द सेंस कि ये बिल्कुल जो है अलग कॉन्सेप्ट्स है, ये कॉन्सेप्ट जो है शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, बट उसके बावजूद जो है चैप्टर को हम ईजी बनाने की कोशिश करेंगे और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।